तो नमस्कार साथियों, मैं कुमार अरविंद अक्षिता एकेडमी पर आपका स्वागत कर रहा हूं। और अब 16 फरवरी को आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा दे दी है और प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक हल्का सा पॉज लिया आपने, एक स्पीड ब्रेकर आया था और उस स्पीड ब्रेकर के बाद अब बस आगे वही इसी तरीके के नए तरीके के प्रश्न कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा आज से तकरीबन 1 साल बाद होगी। और किन लोगों को मुख्य परीक्षा देने को मिल रही है नहीं मिल रही है ये तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन जैसे कि बीते वीडियो पर हमने आपसे बात की थी कि बीते वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका अगर स्कोर 75 के ऊपर है, 75 के अबव है फिलहाल की स्थिति में, तो फिर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। और यदि 75 से बहुत ही नीचे है, 70, 71, 72, तो फिर इसको एक अवसर के तौर पर आपको देखना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी एस्पेरेंट्स को, मतलब मैं भी एक एस्पेरेंट्स होने के वास्ते ये बात आपसे कह रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा देने के हकदार आप तभी हैं जबकि आपका मेंस का पूरा हिस्सा बहुत कायदे के साथ तैयार हो। क्योंकि जिन बच्चों का अभी प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाएगा और यदि वो सोचें कि सीधे हम आने वाले 90 दिनों में किसी तरीके से मेंस एग्ज़ाम को हम क्लियर करने की कोशिश करें, तो ये तो मतलब ये केवल और केवल एक ख्वाब हो सकता है, एक सपना हो सकता है, लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि मेंस एग्ज़ाम की पूरी कायदे से पूरे 6 पेपरों की तैयारी के लिए कम से कम 9 महीने का समय चाहिए, कम से कम 10 महीने का समय चाहिए। तो जिन लोगों का स्कोर 75 से बहुत डाउन हो गया है, मतलब 72, 71 की रेंज पर है या उसके भी नीचे, 70 के भी नीचे है, तो अपने आप को एक अवसर के तौर पर देखें और बहुत ही इत्मीनान के साथ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो आपने सुबह दिया और पेपर आपका ख़त्म हो गया, मतलब शाम का पेपर तो केवल एक औपचारिकता मात्र रहती है टी-सेट का। सुबह का पेपर आपने दिया, वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आपने पूरी अपनी थकान दूर की फिर आराम से। मेंस एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता, मेंस एग्ज़ाम बहुत दर्दनाक होता है। और आप किसी भी मुख्य परीक्षा के, मतलब जिन लोगों ने दिया होगा वो लोग जानते होंगे और जिनने नहीं दिया वो पूछ लीजिएगा कि मेंस एग्ज़ाम के 6 दिन किस तरीके के गुजरते हैं। उसमें पहला पेपर, दूसरा पेपर, और दूसरे पेपर में जब शरीर पूरी तरीके से टूट जाता है, चकनाचूर, ना नींद है, ना भोजन ही डाइजेस्ट हुआ है, ना भूख लग रही है, सिर दुख रहा है, बॉडी पेन है, कमर दुख रही है, हाथ दुख रहा है, और उसके बाद फिर आपको आने वाले 12 घंटे में, मतलब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप रात में सोएंगे और पूरे 10-12 घंटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना, तो मतलब एक गलाकाट प्रतियोगिता है। इतना आसान नहीं है वो दौर। इसलिए मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को ये कहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा आप जीवन में चाहे कितनी भी बार दे दें, कोशिश कीजिए कि मेंस की वो जो पूरा जो चक्रजाल है, उस मेंस के चक्रजाल पे बार बार मत आइए। क्योंकि मेंस में भी एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट तक उत्साह बरकरार रहता है, उसके बाद फिर उत्साह में धीरे धीरे गिरावट आती है, क्योंकि मुश्किल है वास्तव में 3 घंटे लगातार बिल्कुल धुआंधार तरीके से, तूफान की तरह से हाथ बढ़ा करके लिखना। क्योंकि और राज्य लोक सेवा आयोगों की तुलना में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग थोड़ा सा ज़्यादा लिखवाता है आपसे। तो इसलिए ऐसी स्थिति पे जिन विद्यार्थियों को 1 साल का मौका मिला हुआ है, मतलब प्रीलिम्स के लिए, तो ये मान लें कि अभी से वो 8 महीने बहुत ही कायदे से, मतलब अभी 20 फरवरी के आसपास का समय, 21 फरवरी जब आप वीडियो देख रहे होंगे, और उसके बाद अभी से अगर आप अक्टूबर तक का समय पूरे तरीके से, ये आपके जो 8 या 9 महीने जो हैं, तो इन 8 और 9 महीने पे अगर आप बहुत कायदे से अपने आप को एकजुट कर सकें, अपने आप को बांध सकें और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लें कि हाँ, मैं एक बार मेंस का पूरा एग्ज़ाम या पूरा सिलेबस एक बार तैयार करूंगा और उसके बाद फिर 2026 को टारगेट करूंगा, तब तो आपको 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए या पीएससी का जो सपना है उसको जिंदा रखना चाहिए। यदि ये वाला भाव नहीं है कि अगर हम फिर से हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे और अभी हम मदमस्त हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो फिर पीएससी की प्रतियोगिता अब बीते सालों की तुलना में अपना पूरे तरीके से ट्रैक चेंज कर ली है। मैं मेंस के एग्ज़ाम को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इस बार का भी पेपर जो बना था, जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु वाला प्रश्न हो, या मध्य प्रदेश की जलवायु के अलावा मिनरल्स वाला प्रश्न हो, या इसके अलावा ऐसे कई सारे प्रश्न अभी मुझे मौके में भले ही याद नहीं है, या कंप्यूटर के भी प्रश्न हो, या बायोलॉजी का प्रश्न आया हुआ है जो उन्होंने मांसपेशी पूछी थी। तो ऐसे करीब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेंस के एग्जाम को देने वाले बच्चे को एडवांटेज था। तो मेंस के एग्जाम की तैयारी केवल मेंस के लिए है ऐसा नहीं है।
मेंस के एग्जाम की तैयारी आपको परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रीलिम्स के कम से कम 10 प्रश्नों में मदद करती है। तत्कार्यवाद आया हुआ था सांख्य दर्शन का। अब जिस लड़के ने 2024 की परीक्षा का मेंस लिखा है वो सत्कार्यवाद तो तैयार ही करके गया था। तत्कार्यवाद मुझे लिखना ही है तो लिखेगा ही कि यह सांख्य दर्शन की एक मूल अवधारणा है परिचय से, और वहां से सीधे प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ लिया गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी मुख्य परीक्षा के ज्ञान की 20 से 25% तक जरूरत पड़ती है। अब मैं आगे आपसे बैक टू बैक हर मतलब मुख्य परीक्षा की ही बात करूंगा। अभी तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करना न्याय संगत भी नहीं है, तो मैं आगे आपसे मुख्य परीक्षा के बारे में ही बात करूंगा। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर हैं। 6 पेपर में 6वां पेपर निबंध का है, और उसी पे ही निबंध के अतिरिक्त जो आपका सामान्य तरीके के जिनको अपन कंप्रहेंशन कहते हैं इस तरीके की चीजें हैं, पत्र लेखन है। पेपर 5 आपका हिंदी है, और पेपर 5 हिंदी जो है उसकी भी बात अपन बाद में करेंगे। अभी शुरुआत के पेपर 1, 2, 3, 4 और शुरुआत के इन 4 पेपरों को कुल 8 खंडों में डिवाइड किया गया है। मेरे हर एक वीडियो आज से हर खंड को लेकर के, मतलब कि जो 8 वीडियो रहेंगे स्ट्रेटजी वाले, ये 8 के 8 वीडियो आपको शुरुआत के 4 पेपरों के 8 खंड को लेकर के हैं। तो ये पहला पेपर का पहले खंड की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिसमें आपका इकाई मतलब ये भारतीय इतिहास का सिलेबस है। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं थोड़ा सा अपना पेन शुरू कर लूं, रुकिए। आप देखिए इस पर जो लिखा हुआ है इकाई 1 को लेकर के, इस पे इकाई 1 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इकाई 1 का मतलब है ये पूरे 30 नंबर का सवाल। अब देखिए इस पर लिखा हुआ है भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। एक चीज याद रखिएगा कि पीएससी ने बीते सालों में क्या किया है कि अपने कीवर्ड से ज्यादा तितर बितर नहीं हुआ है। इसने बहुत ही स्पेशली लिख दिया हड़प्पा सभ्यता से। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि प्रीलिम्स में कम से कम हड़प्पा काल के पहले, मतलब कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये पूरा आद्य ऐतिहासिक काल, वो उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता, जहां से भारतीय इतिहास के पन्ने बहुत ही समझ से भरे हैं, जहां से बहुत ही स्पष्ट से भरे हैं, वहां से वो पूछ रहा है आपसे हड़प्पा सभ्यता से और 10वीं शताब्दी तक। इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि इसने आपसे पूरा प्राचीन भारत पूछ लिया। और प्राचीन भारत के अलावा जो ये 711 ईस्वी से मध्यकाल शुरू होता है, और उसके बाद 711 से लगभग 300 साल और, मतलब जिसको अपन पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं। मतलब विधिवत तरीके से मध्यकाल तो है 711 में, लेकिन 711 से लेकर के 1000 ईस्वी तक एक संक्रमण का दौर है। तो ये वहां से पूछ रहे हैं, और सभी तरीके के शब्द दिए हुए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या कहलाया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। इस बुलेट का मतलब, ये बुलेट बहुत ही लंबा चौड़ा है। इसका मतलब है प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकाल। आप लोग को पता ही है कि 2 नंबर के इस पूरी यूनिट से 2 नंबर के आपसे 5 सवाल पूछे जाने हैं, और आप ये भी जानते हैं इसके बाद कि 7 नंबर के आपसे 10 सवाल पूछे जाने हैं, और इसके अलावा 10 नंबर के आपसे 5 सवाल पूछे जाने हैं। आप इस वाली यूनिट पे आप ये नहीं कि आपने अंधाधुंध तैयारी करना शुरू कर दी। आप पहले, सबसे पहले आप ये समझिए कि संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। जैसे कि यदि पहले वाले बुलेट से ही यदि 10 मार्कर का प्रश्न बने, तो पहले वाले बुलेट से, मतलब मुझे जहां तक, हमेशा मैं इस चीज को कहूंगा कि 10 मार्कर का सवाल पहले बुलेट से ही बनेगा, हर साल बनेगा। आप इससे ही तैयार कर लेंगे अगर 10 मार्कर का, आप देख लीजिएगा, क्योंकि विकल्प रहता है। विकल्प का मतलब यह है कि एक प्रश्न तो आना ही है, और एक प्रश्न, मतलब विकल्प का मतलब आपके पास चॉइस रहेगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि पहले बुलेट से हर साल आएगा। और पहले बुलेट से वो कौन से 3 सवाल हो सकते हैं? एक सवाल तो यही आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन की विशेषताओं में विस्तृत प्रकाश डालिए। अब यह 10 मार्क्स का सवाल है। मैं आज से कह रहा हूं कि आप फाइनल पेपर को देखिएगा, इस प्रश्न के आने की संभावना 50% तक रहेगी, और वो हर साल रहेगी। बीते साल नहीं पूछा है तो इस साल तो जरूर वो आने वाला है, और ये कीवर्ड भी है। तो अब जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि मेंस को, एग्जाम को अगर आपको निकालना है, तो हड़प्पा काल की नगरीय विशेषताओं पर विस्तृत प्रकाश डालने वाले प्रश्न को
8 मिनट में आगे और पीछे 2 पेजों में आप कम से कम 3 बार लिख करके अगर आप देख पा रहे हैं और टाइम मैनेज हो पा रहा है और उसमें आप चित्र से बता रहे हैं, मैप से बना रहे हैं, पश्चिमी और पूर्वी टीले या दुर्ग की बात अलग से कर रहे हैं और नगरीय नियोजन में बराबर 90 डिग्री पे सड़कें बना करके उसको दिखा रहे हैं और उसको कितना और रंगीन बना सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से उसमें बात कर सकते हैं। आप उसमें चाइल्ड की बात कर लें, आप उसमें मतलब चाइल्ड का मतलब मैं इतिहासकार का नाम ले रहा हूं और अलग अलग तरीके के सोर्स हो सकते हैं जिससे आपका उत्तर बेहतर होगा। दूसरा प्रश्न यहां सर यह बन सकता है कि आप 10 नंबर की बात कर रहा हूं कि मौर्य काल की, क्योंकि उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसके बाद सांस्कृतिक इतिहास। हाँ, तो एक प्रश्न और मौर्य काल में क्या बन सकता है यहां पर कि मौर्यों के प्रशासन को बतलाइए, क्योंकि मौर्यों के टाइम पर पहली बार सही तरीके से आपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा, कौटिल्य के बाद तीर्थ कहा जाता था। 10 नंबर का यह लीक क्वेश्चन है। और तीसरे नंबर का प्रश्न अगर इन्होंने एक सांस्कृतिक शब्द लिखा हुआ है तो सांस्कृतिक वाले पॉइंट को यदि उठाएंगे तो वो सीधे पूछेंगे गुप्त काल पर विज्ञान और संस्कृति के विकास में विस्तार से बतलाइए, या तो 7 मार्क्स में कह देंगे कि चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी कीजिए। ये चीजें आपको समझना पड़ेंगी तैयारी करने के पहले, क्योंकि अगर अपन ये सोचें कि हड़प्पा काल से हम एक एक चीज को उठाते चले तो 10 मार्कर के सवाल इन्हीं तीनों प्रश्नों से बनने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषताएं, या तो मौर्यों का प्रशासन, या तो तीसरा नंबर गुप्त काल के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास। पेपर जिस दिन हो जाए उस दिन देखिएगा इन तीनों में से एक प्रश्न आपको टकरा रहा है और आप इन 3 प्रश्नों को तैयार कर ले तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ 10 मार्कर के लिए मैं पहले यूनिट के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड हूं, कम से कम पहले यूनिट के लिए। इसी पे अगर मैं 7 नंबर के प्रश्नों की बात करूं तो 7 नंबर के क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, मैं आपको हर यूनिट के संभावित प्रश्नों को लेकर के एक वीडियो लेकर के आऊंगा और उसमें मैं मतलब 2025 के मेंस के पहले उसमें मैं अपन बात भी कर लेंगे। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर हम 7 मार्कर की बात करें तो 7 मार्कर में क्या सवाल बन सकते हैं पहले बुलेट से, पहले ऐसे ही देख लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। जैसे पहला तो ये रहेगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कहा जाता है क्यों, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि किसने, पिगट ने या किसी और व्यक्ति ने क्या बताया है, किस बारे में बताया है, और आपको बताना पड़ेगा जुड़वा शहर के बारे में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की स्थिति बताना पड़ेगी, दोनों की समानताएं बताना पड़ेंगी और दोनों की समानताओं के आधार पर दोनों के बीच की दूरियां बताना पड़ेंगी और क्या उन दोनों के बारे में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चीजों में जुड़ाव है जिसकी वजह से उनको जुड़वा ही कह रहे हैं। यह 7 मार्क्स का एक सवाल बन सकता है। वैदिक काल से भी प्रश्न बन सकता है और वैदिक काल पर हो सकता है वो आपसे कि ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, या तो समाज, या तो राजनीति, या तो अर्थव्यवस्था, इसमें आपसे वो तुलना करने को पूछ ले। ये 7 मार्क्स का दूसरा सवाल हो सकता है और कोई सवाल नहीं बन सकता। देखिए प्रीलिम्स में सिलेबस को जितना फैला सके उतना फैला दीजिए और मेंस में सिलेबस को जितना समेट सके उतना समेट लीजिए। ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच का अंतर है, इस चीज को हमेशा ख्याल रखिएगा। मेंस में सिलेबस को आपको समेटना है, प्रीलिम्स में आपको फैलाना है, जहां जहां से तथ्याएं जोड़ लीजिए रिवीजन करते हुए। तो ये आपका वैदिक काल का मैंने दूसरा हिस्सा आपको बोला। मौर्य काल पर, लेकिन चूंकि इस पे एक शब्द और लिखा हुआ है आर्थिक, ये इस खंड को कैसे अनदेखा करेगा, तो आर्थिक व्यवस्था यदि वो पूछ लेगा तो आपसे या तो वो मौर्यों की आर्थिक व्यवस्था पूछ लेगा और जिसमें आपको सब बताना पड़ेगा, कृषि, आजीविका का साधन, उनके आय के स्रोत, उनके कर, उनके अधिकारी। तो तीसरा प्रश्न बन सकता है 7 मार्क्स का, क्या मौर्यों की आर्थिक व्यवस्था बता दीजिए। और चौथा नंबर चूंकि अलग से लिखा हुआ है सामाजिक भी, तो मौर्यों की सामाजिक व्यवस्था बतला दीजिए। और इसी तरीके से आपको चीजें आगे लेकर के जाना पड़ेगी। 2 मार्कर के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। 2 मार्कर में अब आप ये नहीं कि अंधाधुंध तरीके से सारी चीजों को, क्योंकि आप प्रीलिम्स पास किए हुए हैं, 2 मार्कर के लिए आप अपनी चीजों को जब एक बार रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो तथ्य छुपे होते हैं जो 2 मार्कर आपको सॉल्व कराने में मदद करते हैं। तो अलग से बहुत जद्दोजहद नहीं करना, लेकिन अगर आना ही है तो कोई एक स्थल हड़प्पा काल का पूछेगा, या तो वैदिक काल पर की कोई एक शब्दावली पूछेगा, या तो मौर्यों के प्रशासन का कोई शब्द पूछेगा, या तो गुप्तों के प्रशासन का कोई शब्द पूछेगा। और कोई सवाल पूछने की गुंजाइश है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 2 नंबर का लिखने को आएगा, आपके पास कंटेंट की भरमार रहेगी, आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड हैं, अपने आप में विश्वास रखिए।
अशोक के बारे में प्रश्न आएगा, आप बता देंगे, आप अपने आप पे विश्वास रखिए। कलिंग युद्ध आ जाएगा डायरेक्ट, आप पढ़ के जाएंगे। आगे मैं बात कर रहा हूं सेकेंड बुलेट में, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, इसका मतलब सीधे सीधे उन्होंने मध्यकाल से पूछा है। और मध्यकाल का मतलब यहां पर किस चीज से है? तो मध्यकाल का मतलब है यहां पर आपसे वो पूछ रहे हैं कुल मिलाकर के दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत। अभी बीते सालों से आप देख रहे होंगे कि 2-4 सालों का ट्रेंड ये रहा है कि सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत गायब हो गई। जैसे इतिहास में गायब हो गई, वैसी पेपरों से अब गायब होती नजर आ रही हैं। तो यहां पर आपको एकदम सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए। देखिए मेंस के एग्जाम में इतना बड़ा समुंदर है, समुंदर में कुछ खास तरीके की चीजें आपको टटोलना है। तो अगर दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत को पढ़ने में आपने 2.5 महीना लगा दिया तो काहे का 6 पेपर 1500 नंबर की परीक्षा। आप सिलेक्टिव स्टडी कीजिए। यहां पर आप यहां पर पढ़िए, मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान किंतु मूर्ख शासक क्यों कहा जाता है, तैयार कर लीजिए। आप प्रश्न बोलिए, फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों पर टिप्पणी कीजिए, तैयार कर लीजिए। आप उसको देखिए बाहर कहां से जाएगा। आप तीसरे नंबर का प्रश्न तैयार कीजिए कि बाबर के 4 युद्ध। आगे एक प्रश्न आप तैयार कर लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए पूरे कार्य, वो तो आपके उसी में कवर हो जाएंगे। आप अकबर के कार्यों को बहुत अच्छे से, अकबर की दीन इलाही को समझाइए। अकबर के काल पर महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। या तो प्रश्न फिर आपसे, अगर वो बहुत मुश्किल हुआ हम लोगों को, चूंकि पढ़ा ही दिया गया है, पता नहीं क्यों ही पढ़ा दिया गया है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं और चित्रकला का स्वर्ण काल, इसके इर्द गिर्द प्रश्न या तो फिरोज शाह तुगलक, या तो अकबर, और या तो मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर अकबर के बाद यदि वो कोई प्रश्न पूछेगा आपसे तो हो सकता है कि औरंगजेब, कभी कभी ऐसा प्रश्न दक्षिण के भारत को लेकर के आ सकता है। इस पे भी बहुत मेहनत नहीं करना है। बाकी जो 2 मार्कर है, यहां से अभी बीते सालों पर हम देख रहे हैं 2 मार्कर एकदम नदारद हैं। हाँ सर भी बैठे हुए, भक्ति और सूफी आंदोलन को लेकर के आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी भी प्रश्न आया है। यही उसी चीज को रिवाइज करके लिखिए, सल्तनत एवं मुगल शासक एवं उनका प्रशासन। तो आपको अलग से सल्तनत काल के प्रशासन को देखना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रश्न बन सकता है, दीवान मुस्तकराज क्या था, वजीर क्या था, या मुगल की सेना क्या थी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं पहला बुलेट ज्यादा जरूरी है दूसरे बुलेट की तुलना पर। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेकर के चलता हूं। तो ये पहली बुलेट को लेकर के आप चीजों को लेकर के तैयार रहेंगे। मतलब मैं आपको इसके संभावित प्रश्न दे दूंगा, अगर आपने उनको भर तैयार कर लिया तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के, क्योंकि लड़का पेपर देने जाता है तो पहले पेपर में तो असल में क्या है, गैप ही गैप है। मतलब 9 जून को पहला पेपर है तो आज से 110 दिन का गैप है पहले पेपर के लिए। तो ये तो बेवकूफ़ी है कि हम पूरा समय लगा लें। इस पे आप एकदम सिलेक्टिव स्टडी करें। वैसे भी ट्रेंड ये रहा है बीते सालों में कि इतिहास का पेपर टफ आ रहा है, उसमें 2 मार्कर के 2-3 क्वेश्चन टफ, 12 क्वेश्चन इजी। तो देखिए मेंस में आप ये मत मानिएगा कि उस 2 नंबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए किसी 200 नंबर के खंड को तबाह कर दें। सिलेक्टिव स्टडी कीजिए हिस्ट्री को लेकर के कम से कम। सेकेंड नंबर की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। देखिए ऊपर प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक नहीं पूछा गया है। मतलब भारतीय इतिहास में आपको परेशान नहीं होना है। आप मध्य प्रदेश के स्थलों को देखें। 2 नंबर के लिए मध्य प्रदेश के स्थल यहां से पूछे जाएंगे। हथनौरा पूछ लेगा, भीमबेटका पूछ लेगा, आदमगढ़ पूछ लेगा, कायथा पूछ लेगा, डांग वाला पूछ लेगा, इस तरीके के और भी बहुत सारे हैं। नावदा टोली है। यहां कहीं से एक प्रश्न तो ये 2 नंबर का ये लीक है, ये आज भर के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए लीक है। 2 मार्क्स जब जब मेंस होगा। उसके बाद लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश ये नया जुड़ा हुआ है 2024 में। जैसे मुझे थोड़ा बहुत याद है कि शायद पिछली बार परिव्राजक राजवंश पूछ लिया था 7 मार्क्स में। इस बार तय है कि वो 7 मार्क्स में, देखिए ये एक टास्क है नए बच्चों के लिए, इसमें बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहिए। उच्च कल्पवंश, कच्छप घातवंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, बहुत सारे वंश हैं। मतलब कि आप देखिए ये वाली लाइन जो है ये तो 2 मार्कर के लिए तय है, प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। इससे 7 और 10 मार्कर नहीं बन पा रहा है। यहां पर या तो कोई, यहां पर तय है कि वंशों के हिसाब से जो 10 मार्कर का सवाल बनेगा, 2 बनेंगे, 2 में आपको 1 सॉल्व करना है। मध्य प्रदेश का इतिहास जब जब गौरवान्वित होता है तब तब वो अपने आप को गर्व से महसूस करते हैं, जब जब कि एक है हमारे यहां पर खजुराहो का चंदेल। कभी भी प्रश्न आ सकता है खजुराहो के या खजुराहो के चंदेल वंश की
वंशावली को बताइए या वहां के स्थापत्य को बताइए, या तो ये 10 मार्कर में या तो ये 7 मार्कर में। ये क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास का दर्पण है खजुराहो का चंदेल। इसके अलावा मालवा का परमार और इसके अलावा तोमर। ये तय मानिए कि 10 मार्कर का सवाल यहां कहीं से बन रहा है। और आपको करना क्या है इनका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि पहले स्लॉट पर आप सभी तरीके के वंशों की वंशावली को ग्रैब कीजिए, वंशावली याद कीजिए। गोंड राजवंश है तो उसका बिल्कुल वैसे ही यादव राय से, जहां से उसके संस्थापक हैं, कहां आप देख लीजिएगा। और या परिव्राजक राजवंश है तो पहले इनकी शब्दावली। कलचुरी वंश भी अलग से लिखा हुआ है। एक बार वंशावलियों में पकड़ बन गई तो फिर संभावित प्रश्न आप खुद निकाल लेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस राजा के बारे में क्या प्रश्न बन सकते हैं। कलचुरी राजवंश में आ जाए या चंदेल वंश में आ जाए तो हो सकता है यहां से आप जब वंशावली तैयार करें तो आप विद्याधर को तैयार करेंगे, और विद्याधर को जब आप तैयार करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इससे केवल 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि इससे 7 का भी सवाल आ सकता है। लेकिन पहला काम आपका यही होना चाहिए कि एक बार इन वंशों के शासक, क्योंकि 2 मार्क का और भी सवाल आएंगे, आप अगर पढ़ भर के गए विद्याधर का नाम लिए तो कम से कम पहली लाइन उत्तर की बोहनी तो हो जाएगी कि चंदेल वंश का शासक हुआ करता था। कम से कम वो पूरापन तो नहीं है। तीसरे नंबर की बात करें हम इकाई 3 की, तो इकाई 3 पर लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। तो ये प्रश्न 11 मार्कर के लिए बिल्कुल पेटेंट सवाल है। 11 मार्कर अभी भी 2020 का ही है, मैं इस पर 10 मार्क्स कर दे रहा हूं। लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। आप तो यही मान लीजिए कि प्रश्न है आपके लिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। शब्दावलियों में मत जाइए, लास्ट के जो पुछल्ले शब्द मैंने बोले इनको डरना नहीं है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ भी मत लिखना। क्या दिक्कत ये होती है 10 मार्कर के में कि लड़का बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है, उसको लगता है कि अरे मैंने आगे के बना लिया, पेज भर दूं। वहीं पर कटौती है। हर प्रश्न में 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, 50 नंबर के। हर प्रश्न में 2-2, 3-3 नंबर का आप लॉस उठाते हैं। एक खंड में ही 20 नंबर का घाटा यहां से होता है, क्योंकि यहां तक लड़के की सांस फूल जाती है, वो अगले खंड की नजर रखता है कि अगला खंड हो जाए। 30 मिनट बाकी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर यदि प्रभाव पड़ा है तो आप इसको इतिहास का सवाल न समझ के इकोनॉमी समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। और कृषि क्षेत्र पर भी पढ़ा तो याद रखिएगा, बंद घड़ी भी जब समय 2 बार सही बता देती है तो कुछ तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा होगा। तो अर्थव्यवस्था का जब वो प्रभाव पूछे तो आप थोड़े से सकारात्मक भी बताइए। परीक्षक आपकी दृष्टि जानना चाहता है वहां पर, तो आप वहां पर बताइए उसको कि कृषि पर क्या सकारात्मक, तो आप लिखेंगे कृषि पर प्रभाव, और वहां पर ही लिखिए सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। उद्योगों पर प्रभाव, सकारात्मक, नकारात्मक। और अलग से आप लिखिए कि इस दौर पर जब रेलगाड़ी का विकास हुआ, शिक्षा पर क्या विकास हुआ, और शिक्षा के कारण उद्योग और नई तरीके की तकनीकें, और इन सभी तकनीकों की दम से ओवरऑल इकोनॉमी में आ रहा है। लेकिन उनकी फिर कुछ पद्धतियां लिखिए कि कृषि को लेकर के क्या कोई थी, उनकी तिनकठिया पद्धति, ददनी प्रथा, उनका रैयतवाड़ी। मतलब इन पर डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना आपने 15 पेजों में पढ़ा हुआ है आपको उसको कंपाइल फॉर्म पे पेश जरूर कर देना है। आप सभी को लिखिए उस पर रैयतवाड़ी भी लिखिए। महलवाड़ी ठीक हुआ करती थी तो महलवाड़ी के बारे पे थोड़ा सा पॉजिटिव नजरिए से दे दीजिए, और उसमें लिखिए भी कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा, इसलिए तो भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भाई नकारात्मक चीजें नहीं होती तो नए नए लोग लीडर बनने कैसे आते। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये एक विशेष पॉइंट है। भारतीय प्रश्न कुछ और पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा परीक्षक वहां पर वो बैठा है जिसने 40 साल से इतिहास, गुड मॉर्निंग में भी इतिहास और गुड इवनिंग में भी इतिहास चलता है उसका। तो ऐसा एक कंप्रहेंसिव उत्तर चाहता है आपसे। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस उत्तर के डिस्कशन के पहले आपका उत्तर कितना बंधा बंधा था, और जब फिर कंक्लूजन में लेकर के देंगे तो फिर आपको पता चला कि हम कह सकते हैं कि गलती से उनसे कुछ काम अच्छे हो गए, लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ पर स्थिति बहुत दर्दनाक थी। इसी वजह थी कि हमारे यहाँ पर शुरुआत में ही कृषक आंदोलन बहुत जल्दी शुरू हो गए, और फिर उस पर आप जिक्र करें 1860 का नील आंदोलन, और इसके अलावा पावना आंदोलन 1873 का, 1875 का दक्कन विद्रोह आदि इसकी परिणति के रूप में सामने आए, और फाइनली भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस तरीके की चीज जबरदस्त है। सूती वस्त्र उद्योग को बहुत लॉस हुआ था, उसको खास तरीके से देकर के अंडरलाइन कीजिए, फिर देखिए 10 में से 7.5 अंक कैसे नहीं मिलते हैं।
समाज पर प्रभाव, तो सामाजिक आंदोलन को लेकर के भी आना है। राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, धर्म सभा, केशव चंद्र सेन, सब समझ रहे हैं आप। प्रश्न कहां से, प्रीलिम्स में इतने गोते लगा चुके होते हो आप कि मेंस में धीरे धीरे आपको खुद लाइट मिलने लगती है। लेकिन याद रखना, अगर 2026, समय लंबा है, लेकिन चिंता क्यों करते हो, चुनाव वालों को तो 5 साल बाद का सफर तय करना है, आपको तो अगले साल, उनकी तैयारी तो 1 साल पहले शुरू हो जाती है, अपन उनसे तो अच्छे ही है। आगे लिखा हुआ है, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजातियों के विद्रोह। तैयार कर लीजिए इस प्रश्न को, कृषक और जनजातियों के विद्रोह। अभी मैंने बात की, कभी भी नील आंदोलन, ये नील विद्रोह 7 नंबर का कभी भी पेपर में पूछ सकता है, 2 नंबर के लिए भी है। पावना आंदोलन बिल्कुल पूछ सकता है। कृषक आंदोलनों में एक अखिल भारतीय किसान सभा बिल्कुल पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। आज जनजातियों के विद्रोह बिल्कुल आपको 1770 के बंगाल विद्रोह से शुरू करना पड़ेगा। चुआर विद्रोह, बंगाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, और इसके अलावा जो उड़ीसा पर हुआ था पाइक विद्रोह 1817 का, ये सारी चीजें। और इनको ऐसा तैयार कीजिए कि ये 2 मार्कर पर आएगा तो 1 को लिख देंगे, और 10 मार्कर पर आएगा तो पूरों को उसी फॉर्मेट में टेबल बना करके लिख देंगे। और ये 3 बार लिख करके देख लीजिए घर में। ये मान लीजिए यहां से भी 10 मार्कर का सवाल, या तो ऊपर वाले पॉइंट से या तो नीचे वाले से। इसके बाद लिखा हुआ है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम। 1857 की क्रांति कई सालों से पूछी नहीं गई है, अब भी अभी पढ़ाते पढ़ाते गट फीलिंग आई कि इस बार आएगा। 1857 की क्रांति पर विस्तृत प्रकाश डालिए, कारण और उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक कारण, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक प्रभाव, और उनकी नेतृत्वकर्ता, और एक कंक्लूजन कि 1857 को क्यों हम इस तरीके से इज्जत भरी निगाहों से हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये इस यूनिट पर इकलौता बुलेट ये है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये छोड़ दिया जाए, और मध्य प्रदेश पीएससी में कैसे छोड़ा जाए। तो एमपी में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के क्या है, पेटेंट सवाल, लिखा हुआ सवाल। जंगल सत्याग्रह में इतनी बार सत्याग्रह कीजिए आप, चाहे वो घोड़ा डोंगरी हो और चाहे इसके अलावा शिवनी का टुरिया हो, या मंडला का हो, या बैतूल का हो। जंगल सत्याग्रह को 2 पेज में इतनी बार तैयार कर लीजिए, इतनी बार तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न लीक जैसा है। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीलिम्स में फैला दीजिए, मेंस में संभाल लीजिए। यहां कहीं से प्रश्न बनेगा, कभी भी आएगा मध्य प्रदेश में हुए स्वतंत्रता। और फिर अगर इन 4 विद्रोहों के अलावा और क्या आ सकता है, तो आप कुछ घटनाएं, वहां पर जलियांवाला बाग पढ़ते हैं, यहां पर चरण पादुका पढ़ते हैं अपन, वहां पर कुछ क्रांतिकारी दल बनते हैं, यहां पर 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल बनता है, वहां की होम रूल लीग, यहां की होम रूल लीग। वहां के नेताओं की बजाय यहां पर नेताओं में पूछेगा तो अपना वही रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, और अपने तीनों बॉस भीमा ख्वाजा और अपना टंटिया मामा, गंजन भाई, बिरजू गोंड, क्या लिखा, चंद्रशेखर आजाद। इन्हीं में से, इसके बाहर कहां जाने वाला है आपसे। यहां पे कोई बंजारी सिंह कोरकू या यहां पर महिपाल, इतना बड़ी बमबारी नहीं होने वाली है, हल्की फुल्की, हल्की फुल्की, पहले सिलेक्टिव, और जब इसमें एक बार ग्रैप बन गई ना, तब आंसर राइटिंग कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने सिलेबस को, अगर आप चाहें कि नहीं थोड़ा हम और बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा और बढ़ना चाहते हैं, तो बढ़ते चलिए। आगे लिखिएगा इकाई 4, देखिएगा इकाई 4 पर लिखा हुआ है, गणतंत्र के रूप में, देखिएगा थोड़ा सा, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, गणतंत्र का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, और इसका मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है आपसे कि स्वतंत्रता के रूप में भारत का उदय ना पूछ करके 1950 के रूप में भारत का उदय। गणतंत्र तो अपन इसी दिन बने थे जब अपने राष्ट्रपति महोदय राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी, शायद वो तिथि 24 जनवरी थी, 26 जनवरी के पहले की बात है, तो ये 24 जनवरी की बात थी। तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय का मतलब सीधे सीधे वो आपसे 1950 के आसपास की घटनाएं पूछ रहा है सीधे, और इस पे वो आगे राज्यों का पुनर्गठन जोड़ करके आपको ये बताना चाह रहा है कि भैया भैया प्लीज सुन लीजिए, आप धर आयोग, जेवीपी समिति, और इसके अलावा पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना था, हृदयनाथ फजल अली, जिनका नाम पढ़ते पढ़ते आपके और हमारे दोनों के बाल जो हैं वो सफेद हो गए, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर, पक्का पूछेगा। और उसके बाद उनकी रिपोर्ट, जेवीपी समिति कभी भी पूछ सकता है, धर आयोग कभी भी पूछ सकता है, पोटलू श्री रामलू का प्रकरण आपसे कभी भी पूछ सकता है। यहां से 2 मार्कर के सवाल आने की संभावना ज्यादा है। आगे मैं बढ़ूं तो मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन,
तो मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन का मतलब 7 मार्क्स में कभी भी आएगा। आपको बस आ, बा, सा और दा जो 4 खंड बने थे वहां से 7 मार्क्स का एक उत्तर तैयार कर लेना है। और आबा सादा में आपको बता देना है कि का खा गा जो भी था ABCD मतलब समझ लीजिए। भोपाल में कहाँ था, भोपाल रियासत में कौन थे, नवाब हमीदुल्लाह खान का क्या काम था। बी में आप देख लीजिएगा बी पार्ट में क्या था, पार्ट ए में क्या था, उसको मैपिंग वाइज आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर महाकौशल था, कहां पर बरार प्रांत था। 7 मार्क्स का सवाल यहां से बनेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, और यह भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ज्यादा घटनाएं ऐसी नहीं पूछी जाती। एक घटना हुई थी सबसे पहले अपने यहां पर 1962 में भारत चीन युद्ध, लेकिन अभी वो जब से विश्व इतिहास का हिस्सा साफ हुआ, एक दौर में कभी विश्व इतिहास भी हुआ करता था तब ये पूछा जाता था, लेकिन अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाओं में कभी भी लेकिन यह हल्का फुल्का आ सकता है। 1962 का भारत चीन, 1965 का भारत पाक, 1971 का भारत पाक, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। लेकिन हो सकता है कि यहां से जो सवाल आ जाएं वो थोड़े से इकोनॉमिक्स बेस्ड आ जाएं, हमसे नियोजन पूछ ले, पंचवर्षीय योजना पूछ ले, क्योंकि वो भले इतिहास का हिस्सा है लेकिन उसने ऐसा ही लिखा है। हालांकि बीते सालों में प्रीवी पर्स को लेकर के आ सकता है। 1971 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो प्रीवी पर्स दिया था रियासतों के एकीकरण के क्रम पर, और 1971 में प्रीवी पर्स पूरी तरीके से खत्म हुए। मेरा ख्याल है 26वां संविधान संशोधन की वो बात है 1971 की। तो यहां से प्रश्न आ सकता है। 11 मार्कर का प्रश्न तो ये नीचे वाले बुलेट से आएगा, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। कोई भी एक हिस्सा या तो 7 मार्क्स में पूछेगा, खजुराहो का स्थापत्य, या तो पचमढ़ी का, या तो आपसे पूछ लेगा सांची का 7 मार्क्स पे। और जिस दिन उसको इकट्ठा देना होगा तो बोल देगा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर प्रकाश डालिए। आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस प्रश्न की कि आप इसमें प्रकाश की जगह हेलोजन डाल दें, और उसका एक ही तरीका है बार बार अभ्यास। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, लेकिन लिख दिया है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। देखिए ये इतना डरावना तरीके का बुलेट होता है ना कि इसका अगर मैं सिलेबस का खुलासा कर लूं तो अभी 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इससे लिखा हुआ है विभिन्न कला प्रारूप। विभिन्न कला प्रारूप होते हैं नृत्य कला, कलाएं 2 तरीके की होती हैं, दृश्य कला और अदृश्य कला, या दृश्य कला और प्रदर्शन कला। दृश्य कला का मतलब जिनको देखा जाए, प्रदर्शन का मतलब जिसका प्रदर्शन किया जाए। जैसे नृत्य किसमें हो जाएगा, प्रदर्शन में। चित्रकला किसमें हो जाएगी, दृश्य में। तो चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला, सब कुछ है। लेकिन ये याद रखिएगा उसने अलग से लिख दिया है वास्तुकला। इसका मतलब वो स्थापत्य को लेकर के ही प्रश्न आपसे पूछेगा। लेकिन फिर भी आपको हल्का फुल्का, मतलब भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो कला के प्रारूप हैं उनको आपको हल्का फुल्का तैयार कर लेना चाहिए। संभावित प्रश्न जब मैं बताऊंगा आपको, मतलब अभी तो 8 वीडियो आपके हर एक पार्ट के आएंगे, हर एक पार्ट की। ये पार्ट एक ही मैं बात कर रहा था। यहां पर तो आपको तय मान लीजिए कि ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस बुलेट से प्रश्न ना आए। 2 मार्कर में हो सकता है कोई एक स्थल पूछ ले और अलग से 7 मार्क में अलग से पूछ ले, या हो सकता है 2 और 7 में ना आए, सीधे इकट्ठा 10 में दे दे। बाकी आप जानते हैं कि पहले बुलेट से 10 मार्क्स का सवाल बनेगा, पहले बुलेट से शायद 10 मार्क्स का सवाल नहीं बन पाएगा, लेकिन लास्ट वाले बुलेट से 10 मार्क्स का सवाल जरूर बनेगा, पक्का बनेगा। और हो सकता है कि पहले वाले बुलेट से भी वो आपको ऐसा कोई सवाल दे दे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई हिस्सा ऐसा हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी और गहराई से देखेंगे अगर तो हो सकता है राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के दे दे ये प्रश्न। 5वां देखिए, ये पहले से ही सवाल था, ये पहले से ही यूनिट थी अपने यहां पर कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। तो कुल मिलाकर के उसने मध्य प्रदेश के इतिहास को ढंग से दिया है। गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल, ये रियासत तो पहले से भी पेपर में थी। सबसे अच्छा तरीका यह है, पिछले साल जो पूछ ली गई हैं उसको इस बार शायद नहीं पूछेगा, लेकिन आएगा। और तरीका मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ने का वही, पहले वंशावली पर कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहां से शासक बेस्ड आएंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, इतिहास को वैसे तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन क्षेत्र इतिहास को हमेशा शासक बेस्ड पूछा जाता है। कोई एक रियासत की वंशावली पूछेगी 10 मार्क्स में, तो गोंडवाना रियासत के पूरे राजा को आपको फिंगर में याद रखना पड़ेगा। और कोई एक राजा ऐसा मिल गया गोंडवाना पे, उदाहरण के लिए आपने इन्हीं का ले लिया, अपनी दुर्गावती जी का,
तो दुर्गावती जी के बारे में 7 मार्क्स आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि इसके लिए 7 मार्क्स के लिए मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाऊं, पूरी तरीके से। तो इस पे आप उन्हीं को बहुत अच्छे से देख लेंगे। होलकरों की जब बात करेंगे आप, तो होलकर पे अहिल्याबाई होलकर, मल्हार राव होलकर, 2 मार्कर हो या 7 मार्कर हो, आपको तैयार रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इसको आपको वैसे ही, जैसे ही भोपाल रियासत होगी, रानी कमलापति किसी भी दिन आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं कि अलग से कि रानी कमलापति के वीरतापूर्ण कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। बघेलियों में पूछ सकता है, सिंधिया में पूछ सकता है, सिंधिया के टाइम का स्थापत्य कला पूछ सकता है, इनकी छतरियों का काल पूछ सकता है। लेकिन आपको इस पर ज्यादा गहराई शासकों में ही डालना पड़ेगी। अगर आपने शासकों में गहराई डाल करके भी बात कर ली पूरी, और एक दिन में एक रियासत से ज्यादा नहीं हो सकती। आप कभी भी इस वाले खंड को कभी ये मत कीजिए कि एक दिन में हम मध्य प्रदेश की रियासतें पढ़ेंगे। दिमाग बन जाएगा दही, और थोड़ी बात दही फिर से बन जाता है दूध। तो अपने दिमाग की सी जो खिचड़ी है, ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करती। तो इस यूनिट की शुरुआत, क्योंकि आपने प्राचीन मध्यकालीन भारत पढ़ा है पहले से, आप लोगों को इस पेपर की शुरुआत मध्य प्रदेश के इतिहास से करना चाहिए। मतलब कि या तो रियासतों से, या तो अपन ने जिन वंशों की चर्चा ऊपर कर ली। और इस क्षेत्र में पकड़ बनाने का एक ही तरीका है, वंशावली। पूरे राजाओं को मुट्ठी भर, ऐसा मुट्ठी बांध लें। किसी ने पूछा बघेल वंश के राजा बताइए, बिल्कुल आप ऐसा हाथ जोड़ करके ऐसा बांध के और शुरू कर दें। किसी ने बोला आप बिल्कुल सिंधिया राजवंश बताइए, सिंधिया राजवंश बता दें। बीच में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं कि आपको खुद वहां से संकेत मिल जाता है कि ये प्रश्न के लिए जरूरी है। बाकी इनको आपने प्रश्न में बहुत अच्छे से पढ़ा है प्रीलिम्स में। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं राजा शंकर शाह और इनके साथ रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, ख्वाजा नायक, इनके बिना तो कहानी अपनी पूरी होती नहीं है। ये तो अपने ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। गंजन सिंह कोरकू भाई अपना बादल भोई और अपनी पेमा फाल्या जी। ये तो तय है कि 10 मार्कर में यहां से कौन प्रश्न आ रहा है। तो हो सकता है कि सीधे एक प्रश्न दे दे कि मध्य प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायकों में विस्तृत प्रकाश। मतलब इनको 2 पेज में कैसे कंपाइल करेंगे कि सभी की बात आप कर लें, जितना सिलेबस में दिया है सभी की। और आप खंड बांट दीजिए। आप तो एक काम कीजिए कि उत्तर की शुरुआत कीजिए, 4-4 लाइन छोड़ करके साइड हेडिंग डाल दीजिए सबकी, और सबके बारे में बता दीजिए कि किसने क्या किया था। और शंकर शाह की पूरी वीरता बता दीजिए, 18 सितंबर तक की, जब उनको तोप के गोले से उड़ा दिया गया था। और एक एक व्यक्ति का, और कहीं से भी 7 मार्क्स का प्रश्न आ सकता है, 2 मार्क्स का। तो इनको लेकर के सभी के लिए आपके पास 1 पेज पूरा तैयार हो। और अगर 1 पेज भी पूरा तैयार है तो आप ये मान लीजिए कि आप मेंस में उसको 2 पेज का लिख देंगे। वैसे भी यहां का 1 पेज वहां के 3 पेज के बराबर होता है, क्योंकि यहां पर तो आप बढ़िया डिजाइन बना करके लिखते हैं, वहां पर नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सिलेबस की यात्रा पर मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं मेंस में, और फिर उसी सिलेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के दरमियान अंतर क्या। और जो लड़का इस हिस्से को डीप में पढ़ेगा, वो जो अगली बार जब प्रीलिम्स का एग्जाम में अपीयर होगा, तो उसको एडवांटेज तो मिलना ही मिलना है। अपने गंजन भाई को जब पढ़ेगा यहां पर, तो वह हम मूका लाहौर को देख लेगा कि गंजन भाई तो हमारे घोड़ा डोंगरी में थे, अपने आप वो टुरिया पे मूका लाहौर भाई साहब को देख लेगा। हो सकता है यहां कहीं से प्रश्न आए कि किनकी मौत पूछी गई थी, शायद इनमें से तो नहीं है, ठाकुर रनमत संघ नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन जब वो पढ़ेगा इन चीजों को बहुत गहराई से, ऊपर बघेल रियासत को पढ़ेगा, अपने आप ठाकुर रनमत सिंह और इन सब चीजों से वो गुजरेगा। इसलिए प्रीलिम्स निकालना है तो मेंस निकालिए, प्रीलिम्स निकालना है तो मेंस पढ़िए, और मेंस निकालना है तो भी मेंस पढ़िए। तो कुल मिलाकर के ये जो जाल है बहुत लंबा एक चक्र जाल है, लेकिन जा करके जिस बिंदु पर टकरा जाता है उस बिंदु का नाम है मुख्य परीक्षा। तो मैंने आपसे भी खंड 1 की चर्चा की। आने वाले लेक्चर पर मैं खंड बी पे बात करूंगा, और उसमें भी संभावित प्रश्नों के साथ में आपके साथ रहूंगा। इस तरीके से स्ट्रेटजी रहेगी। इसी सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी की कक्षाएं विधिवत तरीके से शुरू करूंगा। बाकी संस्थान पर जो भी नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप तक बात पहुंची गई है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और जो भी शंका हो, जिस तरीके की भी और समस्या हो, जो भी आपकी जिज्ञासा हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम तक आप पहुंच बनाइए, और फिर हम आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया।